Hello everyone, this is Varun. Again, we are back with another video of economic series जहाँ आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में। WPI क्या होता है, CPI क्या होता है एंड बाकी अदर मेजर्स क्या क्या होते हैं, इनको मेजर्स करने के लिए WPI में बेसिकली हम कैसे मेजर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो होप ऑलरेडी आपने पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो कर देना ताकि आगे तो वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए कि देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वी विल लुक इनटू इट और मैं कोशिश करूँगा उसे इम्प्रूव कर लें। ओके, लेट्स गो। और जैसे कि आपको मैप नज़र आ ही रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँच चुका था 2022 में, बट कोई नहीं, बाकी आगे देखते हैं हम क्या क्या समझने वाले हैं अभी। तो बेसिकली व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस पहले हमें इतना समझ लेना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन वही रोल निभाता है जो कि एक मैथ के अंदर परसेंटेज रोल निभाती है। ठीक है, अगर आपने इन्फ्लेशन समझ लिया तो देन ये मान के चलिए कि जितना भी आपका यूपीएससी में आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, एसएससी में आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ भी अगर आपने इन चीज़ों को समझा है तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाता है। बेसिकली इन्फ्लेशन हर किसी चीज़ का एक पार्ट है, हर किसी का एक तरीके से बोलो एक ग्राउंड है, यहीं से सारी बिल्डिंगें खड़ी होना चालू होंगी। ओके, एक इकोनॉमी की बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो नींव है इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन को बेसिकली कैसे डिसाइड किया जाता है? इन्फ्लेशन के कई लेवल्स होते हैं। जनरल बेसिकली प्राइस लेवल होता है एंड ए फॉल लेवल होता है। अब इन दोनों लेवल्स पे क्या होता है कि जैसे ही प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है। वहीं इन्फ्लेशन एक कंडीशन है जिसपे जो कि प्राइसेस पे टिका हुआ है। प्राइस राइज होगा तो कंडीशन ऑब्वियस ही बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वही सिंपल सी चीज़ है। अब इन्फ्लेशन की दो मेन चीज़ें हैं। अब वो दो मेन चीज़ें क्या है? एक है आपका इंक्रीज इन डिमांड एंड दूसरा है रिड्यूस सप्लाई। ठीक है, वहीं आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको इन्फ्लेशन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपने 100 रुपये में 5 किलो आपने आटा खरीदा। 100 रुपये में आप 5 किलो आटा खरीदते हैं, दैट मीन्स कि 1 केजी का जो प्राइस होगा वो 20 रुपये होगा। वहीं उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद में दोबारा सेम वहीं जिस दुकान से आपने लिया है दोबारा वहीं जाते हैं। अब आप उसे 100 रुपये देते हैं और वो आपको सिर्फ 4 किलो चावल देता है आपको, या फिर आटा देता है, वॉट। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या हुआ है, पहले 20 रुपये किलो था, अब कितने रुपए किलो हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे 4 से 100 को, तो 25 रुपीज आ जाएगा। तो वहीं अगर आप इसे परसेंटेज में देखो कितना परसेंटेज बढ़ चुका है, तो ये बढ़ चुका है आपका 25%। 25% यानी कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ओके, प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लेशन की? अब ये अंडरस्टूड है कि इन्फ्लेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी हार्ड एंड मनी होती है वो आपकी, यानी कि मान के चलिए आप मुश्किल से 10,000 रुपये कमा पाते हो और वो 10,000 रुपये सिर्फ आटे और दाल में ही लगा दो, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि आपका महंगाई बढ़ती जाएगी और आपकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही है, तो यूजलेस है चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी इससे बड़ी परेशान हो जाती है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। तो यही काम आज के डेट में पाकिस्तान में चल रहा है, बाकी कंट्रीज में चल रहा है। वेनेजुएला में भी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी बर्बादी हुई थी, बट नाउ दे आर रिटर्न बैक, तो उन्होंने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेट इंडिया के अंदर बहुत अभी आज के एंड में मेजर कर रखा है, दो ऊपर दो नीचे, यानी कि चार, यानी कि दो भी जा सकता है और छः भी जा सकता है। चार हमने मेजर कर रखा है कि चार हमारा रहना चाहिए फ्रॉम द आरबीआई बेसिकली। तो हमारे पास इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई तरीके हैं। बेसिकली हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक करते हैं डब्ल्यूपीआई से, दूसरा करते हैं सीपीआई से। ठीक है, तो जब भी हम इनको यूज़ करते हैं, जब हम डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं, तो बेसिकली ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पे इसे कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन से। ओके, वहीं इन द पास्ट अगर मैं बात करूं, यानी कि 50 ईयर्स, लास्ट 50 ईयर्स में हमारा जो नुकसान या फिर जो कुछ हुआ है, तो अगर आप ये देखोगे तो 1975 और 1980 के टाइम पे जो हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 34% था। और वहीं जब आप 1976 की बात करते हो तो इसने जो टच किया है वो ओवरऑल टच किया है -11 पे। यानी कि इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग बर्बाद परेशान हो जाएं, और डिफ्लेशन भी इतना कम नहीं होना चाहिए, यानी कि सस्ताई इतनी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि लोग बहुत ज़्यादा, यानी कि ठीक है चलती फिरती चीज़ें ले लेंगे। यानी घर खरीदने निकले, यानी कि घर घर से जब निकले हो कुछ खरीदने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं तुम घर ही खरीद के ले आओ। ठीक है,
तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, तो ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। हाउ टू मेजर, इसको मेजर करने के देखो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, एक होलसेल लेवल पे होता है, एक रिटेल लेवल पे होता है। तो प्रोड्यूसर लेवल पे तो इंडिया का कोई मतलब बनता नहीं है, प्रोड्यूसर परचेसिंग पावर, इस पे कोई हमारा कोई मतलब बनता नहीं है, इंडिया ना ही इसको कुछ मेजर करता है। होलसेल लेवल पे यस हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। रिटेल लेवल यस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज की डेट में हम इसी से मेजर करते हैं। तो पहले प्रोड्यूसर लेवल देख लो। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो इंडिया का इससे कोई लेना देना है नहीं, इंडिया इस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है, तो इससे कोई इस पर कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। होलसेल लेवल यस, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, बेसिकली मोस्ट पॉपुलर है इंडिया की कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में। बिफोर 2014 अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आरबीआई यूज डब्ल्यूपीआई मोस्ट ऑफ इट्स पॉलिसी बिफोर 2014। 2014 से पहले आरबीआई बहुत यूज करती थी अपनी पॉलिसीज में, बट डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कैलकुलेशन वाज नॉट फॉल्स प्रूफ, ठीक है, यानी कि सही गलत कराने में इनको बड़ी दिक्कत आती थी, क्या करना है क्या नहीं करना। डब्ल्यूपीआई शोज द कंबाइंड प्राइस ऑफ कम्युनिटी बास्केट कंप्राइजिंग 676 कमोडिटीज होती थी इसमें। उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विस, तो इसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड नहीं होती है। तो एक तरीके से ये भी गलत हो जाता है यार, बाकी सब कुछ तुम ऐड कर रहे हो, सर्विस लेवल ऐड ही नहीं कर रहे हो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। इट्स नेदर रिफ्लेक्ट द बॉटलनेक बिटवीन प्रोड्यूसर और होलसेल और नॉट बिटवीन द होलसेल एंड रिटेलर। तो इन दोनों के बीच में एक बॉटलनेक नहीं बता पाता, एक कंपैरिजन अच्छे से नहीं बता पाता। तो इस वजह से क्या किया कि डब्ल्यूपीआई को बाद में हटा दिया। हैंस फ्रॉम 2014 एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द आरबीएम रघुराम राजन शिफ्टेड टू सीपीआई फॉर पॉलिसी डिसीजन। तो 2014 के बाद में मिस्टर रघुराम राजन वॉज केम एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ आरपीआई, तो दे डिसाइडेड कि हाँ नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ही इज द पर्सन बेसिकली ब्रॉड माइंडेड, और इसको इनको इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, यानी कि मान के चलो एक तगड़ा इकोनॉमिक जिसे हम कह सकते हैं ना, मिस्टर रघुराम राजन वॉज दैट। तो आगे देख लेते हैं इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल। हाँ, अब रिटेल लेवल की बात करो तो यहाँ पर सीपीआई आता है हमारे पास। कंज्यूमर ऑफ्टन डायरेक्टली बाइज फ्रॉम रिटेल, सो द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस एट रिटेल शॉप इज द एक्चुअल रिफ्लेक्शन, जो कि बताता है कि कंट्री की सिचुएशन क्या है, कितना बढ़ रहा है कितना नहीं। होलसेल पे जाओगे तो आपको ठीक है थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन रिटेल में जाने के बाद तो चीज़ें महंगी हो जाती है। इस वजह से डब्ल्यूपीआई को मेजर करना ज़्यादा सही नहीं मानते हैं। इट्स ऑल्सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग को बताता है हमारी, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कितनी है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट रिटेल लेवल इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इंडिया में कहा जाता है, जिसके अंदर 260 कमोडिटीज हैं, बट सर्टन सर्विसेज टू। अब डब्ल्यूबीआई के अंदर हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हाँ जब मैं यहाँ की बात करता हूँ सीपीआई की, तो यहाँ पर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। ओके, वहीं देयर वर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर 4 प्राइस इंडेक्स हैं। अगर आप 4 प्राइस इंडेक्स की बात करें तो मैं ये रहा, मैं आपको ये बताया था। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर आईडब्ल्यू, दूसरा है एग्रीकल्चर लेबर यानी कि सीपीआई एएल, दूसरा है सीपीआई रूरल लेबर, तीसरा था ये, चौथा है हमारा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। बेसिकली सीपीआई इज नाउ यूजिंग ए ड्यू सीरीज बेस्ड ऑन 2010, 100 फॉर ऑल इंडिया एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी, सेपरेट फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। इनके लिए अलग से यूज करती है, बेसिकली 4th वन वाले के लिए अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय इसके लिए यूज होता है, लेकिन अब इसके लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करें तो सीपीआई रिलीज किसके थ्रू होता है, बेसिकली सीएसओ के थ्रू होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंदर आता है, इनके थ्रू सीपीआई रिलीज होते हैं। जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं वो इसी में आते हैं। सीपीआई बेस्ड ऑन रिटेल प्राइस इन दिस इंडेक्स यूज टू कैलकुलेशन डीआरएस अलाउंस। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो डीआरएस अलाउंस मिलता है साल में 2 बारी, महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, तो वो इसी के सीपीआई के बेस पे होता है आजकल। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। हाँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ 2 तरीके की हमारे पास, देखो हैविंग स्टडी इन्फ्लेशन रेट मेजरमेंट एट डिफरेंट लेवल, नाउ लेट्स फोकस 2 टर्म्स रिलेटेड इन्फ्लेशन। अब हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हेडलाइन वाला, एक होता है हमारे पास कोर इन्फ्लेशन। अब इनों में देखो एक जो मोटा मोटा जो फर्क है ना, वो सिर्फ फर्क इसका है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम इसके, ये डब्ल्यूपीआई बेस्ड है, ठीक है, और डब्ल्यूपीआई बेस पे क्या होता है कि सर्विसेज आपकी इंक्लूड होती नहीं है। दूसरा, इसके अंदर फूड और फ्यूल को ऐड किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, कोर के अंदर फूड एंड फ्यूल दोनों को इंक्लूड किया जाता है, सॉरी हेडलाइन में ऐड किया जाता है फूड एंड फ्यूल को, कोर इन्फ्लेशन के अंदर फूड एंड फ्यूल को ऐड नहीं किया जाता है। लेट्स चेक। Headline inflation is the measure of total inflation within the economy. It includes price rise in food, fuel and other commodities. ठीक है, जो कि 676 कमोडिटीज है हमारे पास यहाँ पे, तो उसके अंदर ये सारी ऐड होती है। इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस डब्ल्यूपीआई का एक्सप्रेस करता है, यूजुअली डिनोट करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। डब्ल्यूपीआई बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन एक तरीके से कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि सीपीआई वैल्यूज आर ऑफ्टन हायर, सीपीआई की जो वैल्यू है थोड़ी सी हायर रहती है, डब्ल्यूपीआई वैल्यूज ट्रेडिशनली मेक हेडलाइंस, ठीक है।
अगर मैं कोर इन्फ्लेशन की बात करूँ, इसे हम बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, अंडरलाइन इन्फ्लेशन और नॉन फूड इन्फ्लेशन बेसिकली हम इसे कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो टर्म यूज टू डिनोट एक्सटेंट of inflation in an economy, but core inflation does not consider inflation food and fuel। ओके, तो जैसा मैंने आपको ये बता ही दिया है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन से आया कि भाई करना क्या है, ये क्या, ये कैसे उठाएंगे सारी चीज़ों को। तो देयर इज नो इंडेक्स फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट, कोई डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। तो इसके लिए आपको कोर इन्फ्लेशन एंड नाउ इट्स मेजर एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, इसको एक्सक्लूड किया गया जो कि WPI में था, कंज्यूमर में नहीं। तो ये बेसिकली एक अच्छा तरीका है, जब भी आप CPI की बात करो तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए। CPI में ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CPO में, सॉरी CPO कह रहा हूँ, UPSC में। तो अब इन सारी चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, उसका सिर्फ आपको आंसर देना आना चाहिए। आप जब भी आप 50-50 मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो, देन यू शुड बी लाइक, आपको एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे कि आप जो आंसर पूछा है आप उसी के बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। कुछ और सोचोगे दैट विल बी डिफरेंट, आपका आंसर गलत ही। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है बेसिकली, डिमांड पुल होती है या फिर कॉस्ट पुश होती है, या फिर कॉस्ट बढ़ जाने के कारण इकोनॉमी इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड बढ़ जाने के कारण इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, अब होगा क्या? जब भी इन्फ्लेशन आएगा तो दो तरीके की बर्बादियां साथ में, बर्बादियां जो दो तरीके की आती हैं, एक होती है डिफ्लेशन वाली, यानी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, तब भी आपके यहाँ बर्बादी हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा इन्फ्लेशन वाली, जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना तगड़ा हो जाएगा कि पूछो मत। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से देखो, मैं आपको एक ब्रॉड वे उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मान के चलिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये की सैलरी के अंदर आप क्या करते हैं, आप डेली आप 30 रुपये किलो आपका दूध, 30 रुपये के लीटर आपका दूध आ रहा है, बाकी 10-10 रुपये किलो चीज़ें आ रही हैं, तो आपके घर का खर्चा मस्त चल रहा है और आपकी लाइफ भी मस्त चल रही है, 2-2,500 रुपये आप बचा भी ले रहे हो खर्चे के बाद। तो नाउ अभी आप रिलैक्स हो, बट सडनली क्या होता है, 2 साल के अंदर ही सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब दूध का जो मिल्क का जो रेट हो चुका है वो 50 रुपये लीटर हो गया है, तो 50 रुपये लीटर से अब क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अब क्या हो गया, इसी कारण आप पहले 30 रुपये किलो दूध था तो आप 2 लीटर लाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, आप अपने 1 लीटर ले आए, डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब डिमांड कम कहाँ की हुई है, दूध की होगी, बाकी सारी चीज़ों की भी आप डिमांड कम करोगे, सिर्फ दूध के प्राइस थोड़ी बढ़े हैं, बाकी प्राइस भी बढ़े हैं। तो बाकी प्राइस बढ़ने से एक और चीज़ क्या हुआ, अब आलू प्याज जो भी कुछ आप ले रहे थे, तेल ले रहे थे, दूध ले रहे थे, इन सब में क्या हुआ, अब यहाँ पर छटनी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड कम हो चुकी है, सिर्फ आप ही की नहीं हुई है, बाकी लोगों की भी हुई है जिनकी भी सैलरी कम थी, या फिर जो अच्छा ज़्यादा गुजारा कर रहे थे चीज़ों के साथ में, लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि भाई उड़ाते रहो। तो अब क्या होगा, छटनी चालू हो जाएगी। अब क्या होगी, डिमांड कम हो चुकी है, अब पता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है नहीं, चाहे सर्विस डिलीवरी वाले हो या फिर प्रोडक्शन वाले हो या फिर बाकी ऑपरेशंस वाले हों, कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है नहीं, काम कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होना चालू हो जाएगा, लोगों की छटनी चालू हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा साथ साथ। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास जो एम्प्लॉयज़ थे, पहले जो एम्प्लॉयड थे वो क्या दे रहे थे, टैक्स ज़्यादा दे रहे थे, अब टैक्स तो आ ही रहा था उनके पास। अब एम्प्लॉयड की जो परसेंटेज है वो कम हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर जो यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो ग्रोथ है वो आपकी वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। पहले जो फ्लाईओवर 10 साल के अंदर 2 बन रहे थे वो अब 10 साल में 1 ही बनेगा, चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और बाकी जो बर्बादी है, बाकी बीमारियां अलग से आएंगी, लोग भूख से मरेंगे, बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे एक इकोनॉमी बर्बाद होनी चालू हो जाती है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जाएगी आपको, यानी कि फिर एक टाइम आ जाएगा, इसी के कारण जब ये सर्कल चालू होता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर अब एक और बर्बादी क्या हो जाएगी कि पहले जो 50 रुपए का 1 लीटर दूध ला रहे थे वो 100 रुपए का भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास पैसा है नहीं, सारी चीज़ें है नहीं। अब लोग, कंपनी को कमाना भी, उनका प्रोडक्शन भी करना है, सब कुछ करना है, तो ये काम तो करना पड़ेगा। तो यही कारण होता है, इन बिटवीन दैट गवर्नमेंट बीच में आती है और बीच में आके कहती है कि भैया अब हम पैसा लगा रहे हैं मार्केट को स्टेबल करने के लिए, तो इसको काफ़ी तरीकों से इसे कंट्रोल में लाया जाता है। डिमांड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाती है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ये अच्छा होता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, डिमांड बढ़ जाए ठीक है, पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन डिमांड भी स्टेबल होनी चाहिए। ब्लैक मनी करने लग जाते हैं, ब्लैक मनी जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के अंदर पैसा होगा नहीं, तो डिमांड का तो भूल ही जाओ। राइज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी बढ़ेगी तब भी डिमांड बढ़ जाती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तब भी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट पेंशन ज़्यादा देने लग गई है, बाकी सारी चीज़ें, बाकी उसके जो स्कीम्स है, प्लानिंग है, उसके थ्रू भी पैसा लोगों के पास आना लग गया है।
बाकी चीज़ें करने लग गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि पहले पैसा नहीं था, लेकिन अब स्कीम और प्लानिंग आने के बाद 2,000-2,000 रुपये 5,000 रुपये किसी की जेब में है, तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, आइसक्रीम ही खरीदेगा, डिमांड तो बढ़ेगी। अब होता है कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक विच लीड राइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉस्ट पुश है, बेसिकली कॉस्ट बढ़ जाने के कारण प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, एमएसपी बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि उन सारी चीज़, जब एमएसपी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। अब मान के चलो पहले आपको 1,000 रुपये में 1 क्विंटल गेहूँ आ जाता था, लेकिन अब एमएसपी बढ़ा 2,000 रुपये आ गया। अब 2,000 रुपये जब उनको जब जब किसान ही बेचेगा, तो उसके बाद में मार्केट में आएगा, वो तो 6-7 हज़ार का ही बताएगा उसे। अब 6-7 हज़ार का आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी ना। राइज इन इंटरनेशनल प्राइस, जो बाहर से जो माल आता है, जो हमारे पास इंपोर्ट होकर आता है, उसके ही प्राइस बढ़ेंगे, तो यहाँ ऑब्वियस बात है, यहाँ भी बढ़ेंगे। अब जरूरी थोड़ी है एंड डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी खेलती रहे कंट्री, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये घर के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर इन लोगों ने दुबका लिए थे, बाकी सारे काम कर लिए थे, ये भी काम होता है जो कि एक्चुअल में कॉस्ट पुश है, यानी कि एक ऑक्सीजन के लिए आप 10,000 रुपये दे रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी काम होता है, जब आप टैक्स बढ़ाने लग जाते हैं तो भी कॉस्ट फैक्टर है। तो अब करना क्या है, अब करना है व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू एड्रेस। अब इसके लिए देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब रिजर्व बैंक क्या करती है, इनको टैकल करती है इन दोनों को। अब बेसिकली इनको टैकल करने के देखो काफ़ी तरीके। अब आरबीआई क्या करेगी, बेसिकली आरबीआई मनी सप्लाई को ऑल्टर करने की कोशिश करेगी। मनी सप्लाई यानी कि सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, इनको बढ़ा देगी। तो बैंक के पास पैसा रहेगा नहीं, बैंक क्या करेगी, अपना पैसा, अब इसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों की बैंक या तो लोन भी नहीं लेगी, सीआरआर भी करना है, एसएलआर भी करना है, तो इन सबकी परसेंटेज बढ़ा देगी। बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा पैसा, बाहर लोन जाएगा नहीं। वहीं जब ये सब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट बैंक बाकी बैंक से क्या करेंगे, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, बैंक के क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, पर्सनल लोन पे, होम लोन पे, कार लोन पे, बिजनेस लोन पे, हर जगह बढ़ा देंगे, तो लोगों के पास पैसा होएगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मार्केट यानी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल में आनी चालू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। बाकी जो स्कीम्स है, प्लानिंग्स है, वो भी बंद कर देगी। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, लोगों का पैसा वो भी बंद करो, उसे भी वापस लाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड फॉर द, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा बैड नहीं होता बेसिकली। तो लेकिन इसे ना स्टेबल रखना जरूरी है। अगर मान के चलो ये आपका इन्फ्लेशन है, ये आपकी लिमिट है, अगर आप इससे ऊपर चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी बर्बाद होनी चालू हो जाएगी। तो आपको अगर इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाना है तो आपको एक लिमिट सेट करनी होगी। ज़्यादा महंगाई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सस्ताई भी नहीं होनी चाहिए, बर्बादी का कारण आ ही जाता है, ठीक है। तो यस, फॉर मोर, लेकिन आपको ये भी नहीं है कि आप जितना मर्जी प्रोडक्शन करना चालू कर दो और उसके बाद जितना मर्जी कुछ भी कर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा चीज़ों को लिमिट में रखना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसी वजह से आरबीआई ने एक लिमिट सेट कर रखी है 4-6 की, ठीक है। 4 इनका मिनिमम है, या तो 6 चली जाए, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन, और 2 या फिर 2 आ जाए, यानी कि 2 नीचे या 2 ऊपर। 4 इन्होंने सेट कर रखा है, या तो 2 नीचे आ जाए, 2 ऊपर चले जाए, हम इतना मान लेंगे, हम इतना भी एडजस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अभी हम इसके बाद बाकी लेक्चर्स में भी इन्फ्लेशन के बारे में और पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर था, हम बाकी और ब्रॉड में भी समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को क्या चल रहा है। होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से टिक कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए। बाकी प्री और मेंस हम दोनों कवर करेंगे 1 बाय 1। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मेरे को ये वीडियो बनाने में आसानी हो और ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, बाय बाय।